थैंक यू। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ सतत हमारी यात्रा 105 सप्ताह में प्रवेश कर रही है। 105वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर 2 लाइनें मैं पढ़ूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की क्या व्यवस्था है हमारे देश के अंदर। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना तथा संविधान के 326 आर्टिकल में लोकसभा और राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क के आधार पर होना जैसी बातें संविधान के द्वारा व्यवस्था दी गई है। संविधान ने एक व्यवस्था दी है तो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। भारत में चुनाव की प्रक्रिया बहुत जटिल है, उसके पीछे भी वजह है। जटिल इसलिए बनाई गई है ताकि इसमें पारदर्शिता हो और समाज के हर वर्ग का इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है कई चरणों में होती है और काफी जटिल होती है। वास्तव में चुनाव की प्रक्रिया होती क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं, इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, और जब वयस्क कोई मतदान करने जाता है पहली बार उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए या उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उप्पल साहब, शमशेर सिंह उप्पल जी। आप सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं, आप कई सारे जिलों में कलेक्टर, कमिश्नर और आप गृह सचिव भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निज सचिव के दायित्वों का भी आपने निर्वहन किया है। भाई साहब, आपसे आग्रह है कि आज का जो हमारा विषय है निर्वाचन की प्रक्रिया, उस पर अपनी बात रखें अनम्यूट करके। जी। समस्त उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और बच्चों को आशीर्वाद। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबसे मुखातिब हो सका, सबसे मेरा इंटरेक्शन होगा। और ये सौभाग्य मुझे चौबे जी ने, आदरणीय राघवेंद्र जी ने प्रदान किया, तो मैं उनके लिए भी बहुत आभारी हूँ। और चुनाव एक प्रजातंत्र का एक उत्सव माना जाता है। प्रजातांत्रिक, हमारा देश प्रजातांत्रिक है और प्रजातंत्र को चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए कई संस्थाएं होती हैं और उन संस्थाओं में चुनाव कराया जाता ताकि उसका भी स्वरूप प्रजातांत्रिक हो, संस्थाओं का भी। आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो प्रदेश की, जहां तक मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में अभी हमारे 2 तरह के चुनाव समानांतर रूप से चल रहे हैं। एक तो हमारे पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं जिसके 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, तीसरा चरण 10 तारीख को है और 14 जुलाई को उसका रिजल्ट आएगा। दूसरा चुनाव जो है हमारे नगरीय निकायों का है, जो 2 चरणों में होगा, जिसका प्रथम चरण 6 तारीख को और दूसरा चरण 14 तारीख को, 13 तारीख को होगा। और इनकी जो वोटों की गिनती है, प्रथम चरण की 17 को और दूसरे चरण की 18 को वोटों की गिनती की जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, सांसद, विधायक, पार्षद, इन सबके चुनाव होते हैं और इन चुनाव के कारण हमारे देश को राष्ट्रपति प्राप्त होते हैं, प्रधानमंत्री प्राप्त होते हैं, उपराष्ट्रपति प्राप्त होते हैं, मंत्रीगण प्राप्त होते हैं, पार्षद होते हैं, महापौर, इस तरह के जो संस्थाओं को चलाने वाले हमारे महानुभाव हैं वो प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में जब जब भी चुनाव के साथ खिलवाड़ किया गया, आपने देखा होगा उसी समय व्यवस्था गड़बड़ाई है। किंतु अब हमारा जो लोकतंत्र है वो काफी सुदृढ़ है। हमारे प्रदेश में 2 तरह के चुनाव आयोग है।
दो तरह से मेरा मतलब यह है कि एक तो राज्य निर्वाचन आयोग कहलाता है, जो हमारे जो नगर पालिका, नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कराते हैं। दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश का सर्वोच्च चुनाव कराने वाली संस्था है, उसकी शाखा के रूप में मध्य प्रदेश में सीईओ पदस्थ होते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। वो राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराते हैं। हमारे यहाँ पर जो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें जो नगरीय निकायों में पार्षद और महापौर चुने जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग चुन के आते हैं, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इस तरह से उनके चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ पे इस वेबिनार में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव हमारे यहाँ क्यों होना चाहिए। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि चुनाव में जैसे आप जाएं तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतना होती है। आपको मालूम है कि हमारे वोट डालने की जो आयु है वो 18 वर्ष है, और 18 वर्ष में माननीय राघवन जी का स्वागत है। तो 18 वर्ष में जब वोट डालने के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, तो हमें जब जाते हैं, हम लोगों का नाम पहले से तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट बनती है जहां आप निवास करते हैं, उसमें नाम होना चाहिए। और जब आप वोट डालने जाएं तो आपके साथ में एक वोटर आईडी कार्ड जारी करता है निर्वाचन आयोग, वो होना चाहिए, या आधार कार्ड होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनकम टैक्स कार्ड, स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड भी चल जाता है। ये कोई एक परिचय पत्र के रूप में वहां पे वो लोग मांगते हैं, और आवश्यक होता है कि ये पता होता है कि जो व्यक्ति वोट डालने आया है वही व्यक्ति है जो सही व्यक्ति है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग भी दूसरों लोगों के नाम से वोट डालने का प्रयास करते हैं। वोट डालते समय हमें इन जो मैंने अभी बताया, ये इनमें से कोई एक आपको आईडी ले जाना होती है, और वहां पर आईडी बताना होती है। वो लोग फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में देखते हैं। वोटर लिस्ट में फोटो भी लगा होता है, तो फोटो से आपके चेहरे का मिलान करते हैं, और वहां पे जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि भी बैठते हैं मतदान केंद्र में। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई ये वही है, कोई गलत आदमी नहीं है। तो फिर आपको वोट डालने के लिए आपकी उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है, और फिर आपको अनुरोध किया जाता है कि अंदर जाके ईवीएम में अपने मन चाहे जिसको भी आप देना चाहें उसके सामने जो बटन है उसको आप दबाएं। आपका जो वोट है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप सरकार चुनते हैं, और सरकार चुनने में हमारा जो युवा वर्ग है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। अगर युवा वर्ग ठान ले तो अच्छे से अच्छे लोगों को हरा सकता है, जिता सकता है। मेरा ये कहना है कि आपके वोट की जो वैल्यू है, जो वैल्यू आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपके वोट से सरकारें बनती हैं, और जब आप सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं तो आपको वोट भी बहुत सोच समझ के देना होता है। ये देखना होता है कि कौन सी सरकार अच्छी जनोपयोगी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो हम उसको निरंतर रखें। और जिस सरकार में
अत्याचार बढ़ रहे हैं, काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो उसको आपके पास ताकत है कि उसको आप शासन से हटा भी सकते हैं। तो बैलेट में बुलेट से ज्यादा पावर होती है, ये अब्राहम लिंकन का कहना था। ये है कि वोट डालते समय मतलब हमें जो मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को कन्विंसिंग नहीं करना चाहिए। मतलब उसे ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस कैंडिडेट को वोट दीजिए या इसको मत दीजिए, वो निषेध है। तो 100 मीटर का जो दायरा है मतदान केंद्र का वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हमें सावधानियां बरतना चाहिए। उसके अंदर ना तो अपना वाहन जा सकता है और ना उसके अंदर कोई कन्वेंसिंग किसी भी तरह की हो सकती है। ये मैंने खास खास बातें आपको बताई। 6 तारीख को हमारे यहाँ पोलिंग है पहले चरण के नगरीय निकाय का। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके यहाँ काम कराएं, प्रगति कराएं, जो आपका मान सम्मान रखें और आपके विचारों से उनके विचार मिले। मैं वैसे तो चाहूंगा कि अगर चुनावी कुछ आप चुनावी अगर प्रक्रिया प्रश्न पर भी पूछना थोड़ी चाहें बात तो आप पूछ सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं, अभी समय है हमारे पास। हाँ हाँ जी जी, किस तरीके से पूरा मतलब कौन मॉनिटर करता है, जिले की क्या भूमिका होती है, राज्य इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है, जी। राष्ट्रीय स्तर पे इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है। अभी अपने पास समय है 10 मिनट का, कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न अगर वो पूछा है कि कंप्लेंट करना होता है कहाँ कर सकते हैं? मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि 2 तरह के इलेक्शन कमीशन होते हैं। एक तो जो राज्य इलेक्शन कमीशन जो हमारे नगरीय निकायों का और पंचायतों का चुनाव कराते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात होती है। तो वो क्या करते हैं कि पूरे जो जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको कहते हैं कि आप मतदान केंद्र जो पहले से तय हैं, निर्धारित हैं, उसके में कोई अगर परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन भी कलेक्टरों से मंगा के परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको अपने घर से काफी दूर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए, असुविधा होती है। तो उनके सब प्रस्ताव वो कलेक्टरों से मंगाते हैं। राजनीतिक दलों को भी कहते हैं कि आपके ध्यान में भी अगर कोई इस तरह से समस्या है तो आप हमें बताइए, तो उसका समाधान हम लोग करेंगे। अमूमन जो अपना नगरीय निकाय के वोट हैं, मतदान केंद्र हैं, वो उसमें 1200 वोटर्स वोट कर सकते हैं नगरीय निकाय के। तो 1200 वोटर से अगर जहां संख्या ज्यादा होती तो फिर उसका एक अलग से मतदान केंद्र बनाया जाता है ताकि मतदाताओं को परेशानी ना हो। बीच में आपने देखा होगा कि कोरोना का बड़ा कहर था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है कोरोना का। तो कोरोना के लिए भी उन्होंने ये कहा था कि जो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है, अगर वो कलेक्टर को सूचित करते हैं कि साहब मुझे कोरोना हो गया है, या विकलांग व्यक्ति हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, तो कलेक्टर ये व्यवस्था करते हैं कि उनके घर जाकर उनका मतांकन प्राप्त किया जाए। ये व्यवस्था वहां रहती है। इसके अलावा जो हमारे मतदाता जाते हैं तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए भी वहां व्यवस्था करते हैं कि आपका वोट किस मतदान केंद्र पर है और किस क्रमांक पर है। उसकी भी व्यवस्था होती है, पानी की, छाई की, मेडिकल हेल्प की, इसकी सबकी व्यवस्था वहां की जाती है। जी वैसे हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास समय है। तो इस सेगमेंट में अगर जी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं, वैसे आपका भी स्वागत है। जी मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ जुड़े हुए महानुभावों को कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो
आप कृपा करके मुझसे पूछ सकते जी वकील साहब ने हैंड रेज किया, नवीन जी बात रखें अपनी। हैं जी। सर नवीन सर आपने हैंड रेज किया है, कुछ सर कहना है? नमस्कार। मैं सर आपने अभी इलेक्टोरल रोल की बात करी, तो मैं ये जानना जी। चाहता हूँ आपसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि आज हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अपनी भूमिका कहाँ नजर आती है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या होती है इलेक्शन के समय। एक्चुअली जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन की तिथियां घोषित करता है, भले वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों और नगरीय निकायों के इलेक्शन की तिथि घोषित करते हैं। वो तिथि घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होने का मतलब ये है कि कुछ नियम कायदे कानून है जिन्हें राजनीतिक पार्टियों को भी पालन करना पड़ता है और आम आदमी को भी पालन करना पड़ता है। जैसे हम लोग कोई देवी देवताओं या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनका उपयोग हम लोग प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही प्रचार कर सकते हैं। एक तरह से पूरा प्रशासन निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाता है और निर्वाचन आयोग फिर अपने निर्देश देकर प्रशासन से कार्य करवाता है। कहीं सर कोई मेरा प्रॉब्लम। मेरा सवाल सर दूसरे संदर्भ में था। मेरा जी। सवाल ये था कि आज जिस तरह की हिंदुस्तान में बहस छिड़ी हुई है कि संवैधानिक संस्थाएं जो है वो अपनी पेरीफेरी को क्रॉस करके बाहर जा रही है, जबकि रिसेंट एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमें देखने में दिलता है जिसमें रिसेंटली हुआ। तो क्या इस संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जो अपनी सीमाएं हैं वो सीमाएं ना रहकर वो स्वच्छंद जो है वो उस परिधि में विचारण करती है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी, तो क्या इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत में अभी के परिदेश में नजर आता है या वो स्वच्छंद परिदेश में नजर आता है और वो उसी तरह से जो है बिहेव करता हुआ नजर आता है जिस तरह से उसे करना चाहिए या नहीं? उस संदर्भ में मैंने आपसे पूछा। देखिए, ऐसा है कि ये जो संवैधानिक संस्था है जैसे चुनाव आयोग, इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला हुआ है, कोर्ट को भी मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। ये अपने काम करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और कई बार आम आदमी को ये लगता है कि ये अपनी सीमा लांघ रहे हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण, आप चूंकि एडवोकेट है तो मैं कहना समझता हूँ कि नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा लांघी और वो भी वर्बल ऑर्डर देके कि साहब नुपुर शर्मा टीवी पे आके माफी मांगे। क्यों मांगे माफी? उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो टीवी पे आके माफी मांगे? तो मेरा ये विचार है कि हर संवैधानिक संस्था को अपनी जो उनको पावर है, जो उनको अधिकार प्राप्त है, उन्हीं का उपयोग करके अपना कार्य करते रहना चाहिए। ये जरूर है कि कई बार कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि जहां उनको कड़े निर्णय लेना पड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि फिर वो अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, किंतु ऐसा यदा कदा ही होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, तो इस तरह के उदाहरण चुनाव आयोग के साथ के लिए भी हैं, ये उसके भी हैं कि उन्होंने भी कई बार अपनी सीमाएं लांघी हैं। किंतु सीमा लांघने के लिए क्या परिस्थितियां बनी थी और उनको अपनी सीमा क्यों लांघना पड़ी, इसके लिए तो वो विचारणीय प्रश्न है। जी धन्यवाद सर, आप जुड़े रहिएगा हमसे, हम प्रश्न उत्तर बाद में भी लेंगे। इसी बीच हमारे अध्यक्ष जी अब यहाँ पर बहुत गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं जाते जाते एक बहुत ही गौण मतलब प्रश्न या अपना विचार या एक अपने जो मन में आ रही है बात कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
बहुत सारी चीजों को सरल किया, जैसे वन नेशन वन मार्केट, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने चालू की हैं, बहुत सारे स्कीमें चालू की हैं, जिसके कारण बहुत सुगमता भी हुई है। अब आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई बार समय समय पे कई तरह के इलेक्शन होते हैं, कभी राज्यसभा, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी कुछ इस तरह से इलेक्शन चलते ही रहते हैं लगातार। और उनमें सबसे ज्यादा दुखद होते हैं बाई इलेक्शन, किसी की मृत्यु हो जाए या कोई अपना पद छोड़ दे तो फिर उसकी जगह भरने के लिए बाई इलेक्शन करना होता है। तो अब ये विचार ये चल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि हमें कुछ इस तरह से अपनी मतलब विचार करना चाहिए कि हम जैसे एक वन नेशन वन इलेक्शन वाले सिद्धांत को भी लागू करें। ये अभी विचारणीय प्रश्न है, उसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। एडवोकेट साहब नवीन जी ठीक से जानते हैं कि कितनी मुश्किलें हैं, वो कई मुश्किलों से निकल के फिर ये विचार अपने मूर्त रूप ग्रहण करेगा। किंतु अब समय आ गया है कि हम इस विषय में पहल करें, विचार अपने व्यक्त करें और ऊपर तक पहुंचाएं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन वाला सिद्धांत कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, बहुत कुछ उसमें बर्बादियां होती हैं। तो अब हमको इस पर विचार करना चाहिए। थैंक यू सर। आप जाइएगा मत सर, अगर समय हो तो जुड़े रहिए, हम बच्चों से भी संवाद करेंगे। इसी बीच हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए थे, भाई साहब का भी स्वागत है, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए थे बीच में। और अब हम हमारी जो दूसरी एक श्रृंखला चल रही है बालकों से संवाद, उसके लिए हम जबलपुर की तरफ चलते हैं। माया पांडे जी जुड़ी हुई है, जबलपुर CWC की सदस्य हैं, भारत विकास परिषद, बाल भवन जैसे संस्थाओं से जुड़ी हुई है, संगीत सुनने और गाने का शौक है। कई सारे विद्यालयों में काउंसलिंग के लिए आप जाते रहते हैं बच्चों के लिए, उनके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अब हम बच्चों से संवाद की तरफ चलते हैं। माया जी, ओवर टू यू। जी भाई साहब नमस्कार, और CCF के समस्त पदाधिकारियों को दूसरा मेरा प्लीज म्यूट, जी प्लीज म्यूट। एक फोन म्यूट कर दें, दूसरे से जुड़े रहें। जी 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 भाई साहब, आ रही है आवाज? नहीं, आप दो फोन से जुड़े हैं, एक फोन से आउट हो जाइए, दूसरे से ही बात करनी पड़ेगी आपको। अच्छा अच्छा, एक जगह से दोनों जी नहीं हो जी पाएगा। भाई साहब, अब आ रही है आवाज? जी अब जी ठीक जी है। जी सबसे पहले तो मैं CCF चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अपने CCF के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राघवेंद्र शर्मा जी, सचिव कृपा शंकर चौबे जी और SS उपल जी IAS रिटायर्ड, सबका बहुत ही सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और मैं आप जैसे पदाधिकारियों के लिए 4 लाइन की एक पंक्तियां पेश करती हूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मुझे लगता है ये पंक्तियां CCF के समस्त पदाधिकारियों पर 100% सिद्ध होती हैं कि ऐसी ही मेहनत के बलबूते पर आज ना ही राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है। और आज मुझे आमंत्रित किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत आभारी हूँ। सर, मेरे साथ में करीब 35-40 बच्चे जुड़े हुए हैं जो विभिन्न स्कूलों से हैं, सरकारी संस्थानों से हैं, प्राइवेट संस्थानों से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं। तो ये बच्चों के नाम लेना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 35-40 बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, अभी एक बच्चा है मेरे सामने, शशांक त्रिपाठी जी, आप अपने बारे में बताइए। और हाँ।
हेलो जी, नमस्ते सर। मेरा नाम शशांक त्रिपाठी है और मैं फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स हूँ। 18 साल मेरी उम्र है जी। और बस मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा होके समाज सेवी बनना है, तो उसके लिए कृपया कुछ राय दें, मुझे मार्गदर्शन। समाज सेवी जी सब जी समाज सेवी बनना चाहता है बालक, उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। उपल सर। नहीं आ रहा बस। हम बच्चे कानून इस चुनाव के बारे में कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो, या आप लोगों को। वैसा आपका माइक बंद है, वैसा माइक बंद है आपका। जो प्रश्न किया ऑन है। उसको पूछ लीजिए। ऊपर साहब दे रहे हैं क्या माइक उत्तर? ऊपर साहब आपका माइक बंद है। ऑन है, आ रही है। ऊपर साहब हेलो। आपका माइक बंद है। नहीं ऑन है। कृपा से ऊपर जी उपल का सर माइक बंद आपका है। माइक बंद है। उपल सर आप माइक चालू कर ले, माइक बंद है आपका। जी जी, माइक चालू है भाई साहब। नहीं, आपका नहीं, उपल साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा उपल अच्छा, सर का जी माइक जी चालू जी ठीक, जी। ठीक चालू हो सुनिए, गया। गुनगुन। छोटे बालक को मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो वो अपनी शिक्षा पूरी करें, और शिक्षा पूरी करके फिर समाज सेवा में जाएं तो अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा, और समाज सेवा बेहतर तरीके में वो कर सकते हैं। भाजी पहले शिक्षा पूरी करें फिर समाज सेवा में जाएं। हमारे साथ विजय भाई साहब भी जुड़े हैं, विजय पांडे जी। आप बच्चों से संवाद कर सकते हैं, कुछ बच्चों से कानूनी प्रश्न, बच्चों से कानूनी जानकारी आप दे सकते हैं बालकों के साथ जी। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न उत्तर लेते रहेंगे। आप सभी को मेरा अगर नमस्कार। आज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सभी को, क्योंकि विभिन्न भगवान से जुड़े हुए हैं, सुनकर ये बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुछ तैयारी करना जरूरी है, परंतु जब एक ही घर में दो लोगों को भैया जी तैयारी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? एक माइक बंद कर लीजिए, माया जी वाला माइक बंद कर लीजिए और आप अपने से बात करिए जी। हाँ ठीक है, अब क्लियर हो मैं गया जी। बैठा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी। तो बच्चों, चूंकि हमारे बीच में बच्चे बैठे हुए हैं, और सामान्यतः प्रश्न ये आता है कि इस देश में बच्चों के लिए संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है, और बच्चों से संदर्भ में बच्चों के लिए देश में कौन कौन से कानून हैं। तो मोटा मोटी जो हम सभी लोगों की जानकारी में है और जो आते हैं, एक सबसे कुछ जो कानून है, एक तो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बच्चों का बाल विवाह ना हो, इस संदर्भ में 2006 में एक कानून बना है। जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एंड ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 हम सभी की जानकारी में है, जो कि बड़ा जाना पहचाना नाम है। इस कानून के तहत वर्तमान में पूरे देश में जो CWC है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, और अन्य संस्थाएं जो काम कर रही हैं, सामान्यतः इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत ही काम कर रही हैं, क्योंकि इस एक्ट को स्पेसिफिकली फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इस संदर्भ में बनाया गया है। तो वर्तमान में यदि हम ये माने कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 जो है, वो एक प्रकार से की एक्ट है, एक प्रकार से ये मुख्य अधिनियम है, जिसके तहत हम सभी बच्चों के संदर्भ में चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं उनके अधिकारों में, उनके कर्तव्यों के संदर्भ में।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में आपको बता दूं, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये पहले बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में कोई संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको शिक्षा दी जानी अनिवार्य है या नहीं है, परंतु 2009 में तत्कालीन समय पे यह तय किया गया कि बच्चों को शिक्षा दिए जाना न सिर्फ हमारा मौलिक अधिकार है, परंतु बच्चों की शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेक्शन देना, यानी बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो संवैधानिक अधिकार के तहत दी गई। यदि कोई बच्चा स्वयं को शिक्षित करना चाहता है या उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, तो उसके लिए इसमें प्रावधान दिया गया है कि 2009 में पूरे देश के प्रत्येक बच्चे को क्यों कर रही है? क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप चालू रखें जी। 2009 में इस प्रावधान को लाया गया। इसके तहत सारे बच्चे, जो देश में कोई बच्चा बिना पढ़ा लिखा ना रह जाए, इसके संदर्भ में चर्चा, इसके संदर्भ में एक प्रावधान बनाएगा। एक और हम सामान्यतः देखते हैं कि बच्चों को काम पर भेज दिया जाता है, तो उस व्यवस्था को भी देखा गया, उस संदर्भ में भी चर्चा की गई पार्लियामेंट में, संसद में, और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2012 लाया गया। इसके तहत 18 वर्ष से कम के बच्चों को मजदूरी करने के लिए, और खासकर ऐसी परिस्थितियों में मजदूरी करने के लिए नहीं भेजा जा सकता जो उनके अपनी उम्र के हिसाब से ना हो। अब ये तो मोटे मोटे कुछ एक्ट हो गए जो मैंने आपको बताया, जो सामान्य चर्चाओं में आते हैं। इसके अलावा करीब करीब 250 विधिक और कानूनी प्रावधान हैं बच्चों के संदर्भ में, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए। एक सामान्य जो बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में और कर्तव्यों के संदर्भ में अन्य जो स्पेसिफिक एक्ट हैं, उसके अलावा हमारे जो अन्य दूसरी जो इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, इसमें भी बच्चों के संदर्भ में प्रावधान दिए गए। भारत में बालकों के अधिकार के संदर्भ में यदि संवैधानिक व्यवस्था का हम जिक्र करें तो अनुच्छेद 21 क में यह प्रावधान दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। अभी मैंने आपको जो राइट ऑफ चाइल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की बात की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। जब तक संविधान हमें कोई अधिकार नहीं देता है, हम उसको बाई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के एजुकेशन के संदर्भ में भी संविधान में ये व्यवस्था की गई है। जहां तक अनुच्छेद 24 में, तो अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा दी गई। जैसे मैंने बोला कि अभी चाइल्ड लेबर एक्ट 2012 रूल्स जो 2012 था, उसमें आखिर बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने से कैसे उनको रोका जा सकता है या उन्हें जोखिम भरे कार्य ना दिए जाए, इस संदर्भ में चर्चा की जाती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान दिया है, 14 वर्ष से कम उम्र के कम बच्चों को जोखिम भरे कार्यों से सुरक्षा प्रदान की जाए। एक और संवैधानिक व्यवस्था है अनुच्छेद 39 घ में कि आर्थिक जरूरत की वजह से जबरन ऐसे बच्चों को ऐसी आयु उनकी क्षमता से अधिक कार्य न दिया जाए, ऐसा प्रावधान भी अनुच्छेद 39 घ में दिया गया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें हैं, प्रादेशिक स्तर पर जो सरकारें हैं, और जो प्रावधान संविधान में प्रदत्त हैं, उसके तहत बच्चों के प्रति अनेक प्रावधान बनाए गए हैं। बच्चे यदि थोड़ा सा भी जागरूक हो जाए या बच्चों के बीच में हम जाते हैं जैसे, तो हम उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि उनके मौलिक अधिकार हैं ये। अब विद्यालय में बच्चे जाते हैं, सामान्यतः जाते हैं, तो उनको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है, ऐसे एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पाता है, कई बार अनकंफर्टेबल होते हैं, परेशान होते हैं। तो आखिर विद्यालय में उनके क्या अधिकार है? तो बच्चे यदि सुन रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि सभी बच्चे जो 14 वर्ष की उम्र तक के हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होना अति आवश्यक है।
स्कूलों में बच्चों के शारीरिक बौद्धिक विकास करने के साथ साथ ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। इसके अलावा एक और अधिकार है कि बच्चों को अपने परिवार की भाषा और तरीके सीखने का पूरा अधिकार है। जब हम विद्यालयों में जाते हैं तो हमें बच्चों को एक एटमॉस्फेयर वहां मिलता है। कई बार बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि सारी परिस्थितियां जो है मुझे इस स्कूल के नियम कानून कायदे जो है उसके हिसाब से रहना चाहिए। बहुत सही बात है। स्कूल जो है एक प्लेस ऑफ डिसिप्लिन है। तो जब प्लेस ऑफ डिसिप्लिन में आप रहते हैं तो आपको वहां पर जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा के अंतर्गत आपको अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो विषय पढ़ाए जाते हैं वही आपके जीवन में आने वाले समय में विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ यहाँ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि संवैधानिक व्यवस्था में बच्चों के लिए अनेकों कानून बने हुए हैं। बच्चे, आज आपको इन कानूनों को बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात है अभी आपको सिर्फ अपने भविष्य के लिए अपनी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना है। और जैसे जैसे आपकी शिक्षा आगे बढ़ेगी आपको हमारे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ऐसे सेमिनार आयोजित करके आपको हम लोग जो है आपके अधिकारों को, आपके कर्तव्यों को, आपके प्रति समाज की चिंता को हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। और यदि इस संदर्भ में हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं कभी भी कोई भी परेशानी महसूस करते हैं तो वो हम लोगों से आके संपर्क कर सकते हैं या उनके माता पिता हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीसीएफ और हमारे जबलपुर की जो टीम है वो हम बच्चों को हमेशा सहयोग करने के लिए अग्रसर रहेगी और अपना सौभाग्य समझेगी। आप सभी बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आप स्वच्छ हो, सुंदर हो और आप अच्छे इंसान बने, अच्छे नेता, अभिनेता, राष्ट्रीय अधिकारी। तो मेरी अनंत शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत बच्चों से कानून संबंधी चर्चा के लिए। अब बच्चों से हम सीधे बातचीत करेंगे। बच्चे, किसी बच्चे को कुछ बातचीत करनी है? बच्चे, आप लोगों को कुछ बात कहनी है किसी को? हाँ, किसको क्या कुछ पूछना हो आपको, कानून से संबंधित प्रश्न या चुनाव से संबंधित प्रश्न किसी भी तरह का? या हमारे बीच से कोई जो जुड़े लोग हैं वो बच्चों से कुछ बात रखना चाहते हैं तो वो भी बात कर सकते हैं बच्चों से। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। चुनाव क्या होता है? चुनाव क्या होता है सर, बच्चे पूछ रहे हैं। उपल सर आपका माइक बंद है सर। उपल सर माइक बंद है आपका जी। चुनाव क्या होता है बच्चे का प्रश्न है। बच्चों के लिए चुनाव का महत्व उनको समझना चाहिए। बच्चों, बेटा ये कोई भी संस्था, उसमें जो उसके संचालन के लिए हम संचालक मंडल चयन करते हैं, उसका अध्यक्ष चयन करते हैं, तो उसके चयन के जो तरीका होता है उसको हम लोग चुनाव कहते हैं। चुनाव का मतलब यह है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करके हमारे विचारों से जो अच्छा है उस संस्था को चला सकता है उसको हम लोग वोट करते हैं, उसको चुनते हैं और उसको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं कि अब आप इस संस्था को सुचारू रूप से चलाएं। तो हमारे बीच में से कोई
नेतृत्व, जो हम लोगों का नेतृत्व कर सके उसको हम लोग आगे लाते हैं। उसको आगे लाना ही चुनाव कहते हैं। जी भाई सर, और किसी का प्रश्न बच्चों चुनाव के बाद आपने कुछ पूछना हो सर से? पूछिए। नहीं, आवाज थोड़ा पास में आके बोलना पड़ेगा, माइक के पास में। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अमन, थोड़ा आप देख लीजिए, पास में आके बात कर ले बच्चे से। आवाज कुछ कह रहे हो बेटा? मोबाइल में से जो माइक लगा है वो रिमूव कर दीजिए जी, ऐसा। मोबाइल में इनके एक माइक लगा होगा, उसको रिमूव कर दीजिए, डायरेक्ट मोबाइल से ही लेने दीजिए। मोबाइल का माइक सफिशिएंट रहेगा। नहीं आ रही? नहीं।